नेक्स्ट ग्रुप जो हमने डिस्कस करना है दे आर ग्रुप डी एलिमेंट्स। डी एलिमेंट्स जो हैं, डी ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला एंटर होता है दैट गोज इन दी पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल्स में। पेनल्टीमेट मीन्स सेकेंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल्स में एंटर होगा और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज n-1d 1 to 10 एंड ns 1 to 2। तो पीरियोडिक टेबल पे थोड़ी नज़र डालें। पीरियोडिक टेबल में यहाँ देखिए ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये थर्ड बी से लेके सेकेंड बी तक या थर्ड से लेके 12th ग्रुप जो है, थर्ड से लेके 12th ग्रुप, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें ये फर्स्ट सीरीज है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, दिस इज द फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं इसको। यहाँ पे देखिए यट्रियम से लेके कैडमियम तक, दिस इज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और लेंथिनम से लेके मरकरी तक, दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और एक्टिनियम से लेके यहाँ 112 तक वी हैव फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए ये जो लेंथिनम है, लेंथिनम जो है इससे अगले वाले जो एलिमेंट्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन दी, अगले 14 एलिमेंट्स जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन दी लेंथेनाइड सीरीज। बट लेंथेनाइड्स का फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट लेंथिनम। ये आपने याद रखना है कि लेंथेनाइड्स का फर्स्ट एलिमेंट लेंथिनम नहीं होता, लेंथेनाइड्स का फर्स्ट एलिमेंट सीरियम होता है। एक्टिनाइड्स का फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम नहीं होता, एक्टिनाइड्स का फर्स्ट एलिमेंट थोरियम होता है। So, but we are considering here D block elements, ये transition elements, D block element जिनमें last electron जो है that will enter in the penultimate shell and in the d orbitals of the penultimate shell। ये वाले सारे फर्स्ट वाले को मैं 3D सीरीज भी कहते हैं, इसको 4D सीरीज, इसको 5D सीरीज, इसको 6D सीरीज, बिकॉज इसमें 3D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा दैट विल गो इन द थर्ड शेल। और वैलेंस शेल कौन सी होगी वैसे? फोर्थ शेल। लेकिन थर्ड शेल की डी ऑर्बिटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इन सारे एलिमेंट्स में 21 से 30 तक जो हैं। उसके बाद यट्रियम से लेके कैडमियम तक जिनमें जो ये वाले एलिमेंट्स हैं 4D सीरीज कहते हैं इसको। 4D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होगा फोर्थ शेल की डी ऑर्बिटल में। और 5D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दी फिफ्थ शेल की डी ऑर्बिटल्स में। और वैलेंस शेल वैसे सिक्स्थ होगी इसमें, वैलेंस शेल विल बी सिक्स्थ शेल। और यहाँ पे वी हैव 7D सीरीज, 6D सीरीज सॉरी, सिक्स शेल की डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जाए दैट विल बी इन दिस 6D सीरीज। सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन इसलिए कहा जाता है इनको बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर इंटरमीडिएट ऑफ S ब्लॉक एंड द P ब्लॉक एलिमेंट्स। चाहे कोई भी प्रॉपर्टी आप स्टडी करें, एटॉमिक साइजेस स्टडी करें, यहां से इस साइड को जब जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहे हैं। जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो किसी भी पीरियड में तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इनके एटॉमिक साइजेस क्या होंगे? बीच में होंगे, S ब्लॉक के और P ब्लॉक के। तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। सो अब एक एक करके वी विल डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। फर्स्ट इज देयर एटॉमिक रेडियाई। देयर एटॉमिक रेडियाई। तो वैसे हमने किया जनरली जब आप पीरियड में मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, The atomic radii decreases, because किसी भी पीरियड की जब बात करते हैं हम तो उसमें जैसे फोर्थ पीरियड की बात करें तो 4 शेल्स फिल्ड होंगी और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा और ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज लीडिंग टू द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। अब बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जैसे फर्स्ट सीरीज जो है यहाँ पे 3D सीरीज, उसकी बात करें तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। जब आप
लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक रेडियाई इनका डिक्रीज करेगा। पहली बात कंपैरिजन करें अगर आप एस ब्लॉक से, तो इनका एटॉमिक रेडियाई जो है एस ब्लॉक से छोटे होते हैं और पी ब्लॉक से बड़े होते हैं। तो इंटरमीडिएट साइजेस हैं इनके एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसमें बात करें, मैं कह रहा हूं डिक्रीज करेगा जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ट्रांजिशन सीरीज में, लेकिन जो डिक्रीज आएगा वो इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना कि एस ब्लॉक के पीरियड्स में जब आप मूव कर रहे थे या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, उसमें डिक्रीज जो था वो ज्यादा था। लेकिन इन केसेस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिक्रीज विल बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यों डिक्रीज कम आएगा? बिकॉज देखिए जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के साथ में आप इस पे एम्फेसिस दीजिए कि इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है एंटर हो रहा है पेनल्टीमेट शेल की सेकंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल्स में, और जब डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्रोवाइड करेंगे? शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है और एक एक करके न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है वो साइज को डिक्रीज करना चाहता है, और जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं वो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो दैट मींस वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को। डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दे आर प्रोटेक्टिंग ns इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज साइज को डिक्रीज करना चाहता है, n-1 डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं वो साइज को डिक्रीज नहीं होने दे रहे। तो होगा ये कि जो विनिंग पोजीशन होगी दैट विल बी ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ट्रांजिशन सीरीज। दैट विल इंक्रीज, बट इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ रहा था, बिकॉज n-1 डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। देयरफॉर जो डिक्रीज आएगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ट्रांजिशन सीरीज, जो डिक्रीज आएगा एटॉमिक रेडियाई में, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल डिक्रीज एज कंपेयर टू दैट इन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ वी कंसीडर कि जब नीचे को जाएंगे, वैसे हमने जब किया कंसीडर इन वाले में ग्रुप्स में, तो नीचे को जाते थे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता था, लेकिन जब हम यहां पे मूव करेंगे 3D सीरीज से 4D सीरीज आने पे जो इंक्रीज होगा साइज में इंक्रीज होगा, लेकिन 4D से 5D में आने पे साइज में इंक्रीज नहीं आएगा। जो ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इनके साइजेस जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, दे विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस। रीजन इसका ये है कि यहां पे मैंने बात की थी लेंथिनम के बाद सीधा हैफनियम आ रहा है। यहां पे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथिनम के बाद हैफनियम आ रहा है, लेंथिनम के बाद हैफनियम आ रहा है। दैट मीन्स जो 57th है लेंथिनम, इसके बाद सीधे वी हैव 72 हैफनियम। बीच वाले 14 एलिमेंट्स कहां गए? दे आर लेंथेनाइड्स। तो अब यहां से हैफनियम से आगे कंसीडर करें तो इंटरवीनिंग शेल्स में एफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लास्ट वाली शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं n-1 वाले और n वाले, उससे पीछे वाली शेल्स में n-2 वाली शेल्स में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं? f ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। और f ऑर्बिटल्स का डिफ्यूज्ड शेप होती है, एंड ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप ऑफ f ऑर्बिटल्स जो स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेंगे f ऑर्बिटल्स टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी वेरी वेरी पुअर शील्डिंग। f ऑर्बिटल्स का आपने याद रखना है, ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप्स ऑफ द f ऑर्बिटल्स, देयर स्क्रीनिंग टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज वेरी वेरी पुअर। तो इसका रीजन यही है कि हैफनियम से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें इंटरवीनिंग शेल्स जो हैं उनमें f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और f ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। दैट मींस आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज जो लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लगेगा, दैट विल बी वेरी वेरी लार्ज। और होगा क्या? वैसे तो शेल्स इंक्रीज हुई हैं, जब आप यहां से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन पे आए हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुई हैं बाय 1 नंबर, लेकिन वो एक शेल का जो इंक्रीज है दैट हैज बीन कंपनसेटेड बाय द
large effective nuclear charge onto the valence electrons due to the very poor shielding effect of f orbital electrons. So therefore जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इनके जो साइजेस होंगे, इनके जो एटॉमिक रेडियाई जो होंगे, दे विल बी कंपेरेबल, दे विल बी ऑलमोस्ट सेम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो साइजेस हैं दे आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी काफी ज्यादा मैच करती हैं. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी काफी ज्यादा मैच करती हैं. फिर एक चीज और है जरूरी इसमें, मैंने कहा कि जो साइजेस में डिक्रीज आ रहा है एज वी आर मूविंग अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज, बहुत कम आ रहा है. तो जब 21 से 25, यहां फर्स्ट वाली ट्रांजिशन सीरीज की अगर बात करें तो 21 से 25 तक जब जा रहे हैं तो साइज में डिक्रीज आएगा, थोड़ा थोड़ा साइज में डिक्रीज आएगा, लेकिन 25 के बाद जो साइज है ऑलमोस्ट सेम रहेगा 29 तक. अब ये क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है कि 25 के बाद 29 तक जा रहे हो? जब आप यहां से देखिए मैंगनीज से जब आप मूव कर रहे हो कॉपर तक, तो साइजेस मैंने कहा ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, देयर एटॉमिक रेडियाई आर ऑलमोस्ट सिमिलर. रीजन इसका ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं n-1 के d ऑर्बिटल्स में, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब 5 तक इलेक्ट्रॉन गए, देखिए d ऑर्बिटल्स आपको पता है d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 25 तक ऐसे फिलिंग हुई है, 5 तक ऐसे फिलिंग हुई है, 26 जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अब इंक्रीज होती जाएंगी, नेक्स्ट में और इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी. तो देयरफॉर जैसे जैसे आप 25 के बाद मूव कर रहे हो, हाफ ट्रांजिशन सीरीज के आगे को मूव कर रहे हो राइट में, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीज होती जा रही हैं. और ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना था उसको ये काउंटर कर रहा है. तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होने की वजह से साइज में डिक्रीज उतना नहीं आ पाएगा जितना कि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से आना था, बिकॉज अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा फैलता जाएगा. ये साइज को इंक्रीज करना चाहता है, एक एक करके जब आप राइट में मूव कर रहे हो एटॉमिक नंबर एक एक करके इंक्रीज कर रहा है, वो साइज को डिक्रीज करना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे. और 25 के बाद हाफ ट्रांजिशन सीरीज के बाद साइजेस विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, एटॉमिक रेडियाई विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर. बट लेकिन लास्ट में जब जाएंगे हम 29th के बाद जिंक पे जब मूव करेंगे, उसमें जब D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर वेरी वेरी लार्ज. ड्यू टू वेरी लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इन D10 कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, लास्ट वाले एलिमेंट का साइज जो है जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी का जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट जो पीछे वाले हैं कॉपर. जैसे जिंक का साइज कॉपर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, कैडमियम का थोड़ा सा ज्यादा होगा सिल्वर से, मरकरी का थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गोल्ड. सो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, ऐसे एलिमेंट जिनमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पेनल्टीमेट शेल के d ऑर्बिटल्स में एंटर हो और उनके पास उनके ग्राउंड स्टेट में या फिर उनकी बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दे शुड हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स और इन द पेनल्टीमेट शेल, दे शुड हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन द पेनल्टीमेट शेल. लेकिन अगर लास्ट वाले एलिमेंट्स देखें हम, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, चाहे आप इनके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, जिंक 30 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन एंड आफ्टर दैट दिस विल बी 3d10 एंड 4s2. ग्राउंड स्टेट में भी वेकेंट d ऑर्बिटल्स आर नॉट प्रेजेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है प्रेजेंट इसमें, बिकॉज d10 कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. देयर आर नो वेकेंट d ऑर्बिटल्स, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स. चाहे आप इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, जिंक 2 पॉजिटिव, इसमें भी क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10. तो ना तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वी हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स, ना ही इसकी ग्राउंड स्टेट में, बट स्टिल they have been included in the transition elements zinc, cadmium and mercury, but they are not regarded as transition elements because by definition transition elements are the elements which should have
vacant d orbitals, unpaired electrons in the penultimate shell के d orbitals में they should have unpaired electrons in the d subshells in their ground states or in their common oxidation states. तो zinc, cadmium, mercury still have been included in the transition elements. क्यों? Because बाकी प्रॉपर्टीज तो इनकी मैच नहीं करती, लेकिन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाली जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो बहुत ज्यादा मैच करती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग, जिंक, कैडमियम, मर्करी आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग complexes and therefore they have been included in the transition elements. So after the first characteristic atomic radii के बाद we have second characteristic जो हमने डिस्कस करना है, that is ionic radii. तो जनरली अगर डिस्कस करें आयनिक रेडियाई एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनके आयनिक रेडियाई जो होंगे कम होंगे, छोटे होंगे एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स से कंपेयर किया जाए तो इनके आयनिक रेडियाई उनसे भी छोटे होंगे, पी ब्लॉक से भी छोटे होंगे, बिकॉज पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं दे फॉर्म एनायंस, दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एनायंस, क्योंकि उनकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर क्वाइट हाई, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, देयरफॉर उनके आयनिक रेडियाई, पी ब्लॉक के आयनिक रेडियाई आर लार्जर एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनके आपस में बात करें आयनिक रेडियाई की, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की हायर होगी, जैसे +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें एम ट्रांजिशन एलिमेंट की, सेम ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगी उस केस में आयनिक रेडियाई जो होगा वो छोटा होगा। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्मॉलर विल बी द आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट इज metallic character. So all the transition elements are metallic. That means they are ductile, malleable हैं, crystalline lattices की form में exist करते हैं, they exist in the crystalline lattices form, FCC arrangement होगी या CCP arrangement होगी इनकी, malleable हैं, ductile हैं, lustrous हैं, they are good conductors of electricity and heat, so all of them are typical metals. metallic क्यों है, reasons क्या है इनका? they are metals because of ns1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में या तो ns1 हो सकते हैं या ns2 हो सकते हैं, that means they can lose electrons easily, या फिर n-1 d 1 to 10 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे d सब शेल में, तो that means dd overlap is possible. तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बन पाएंगे बिकॉज ऑफ डी ओवरलैप, एंड दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ दिस ns1 इलेक्ट्रॉन्स और ns2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दे आर मेटालिक बिकॉज ऑफ ns1 कॉन्फ़िगरेशन और ns2 कॉन्फ़िगरेशन, इनकी वजह से दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। और या फिर n-1 d1 to 10 ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, इसमें अगर मान लीजिए d5 है, D5 हैं तो अनपेयर्ड हैं पांचों के पांचों, और D5 और D5 के बीच में ओवरलैप हो जाएगा विच इज कॉल्ड DD ओवरलैप, एंड ड्यू टू DD ओवरलैप स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे इनके बीच में। सो दे आर टिपिकल मेटल्स। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। So their melting and the boiling points are quite high because of strong DD overlap, because they have empty d orbitals और unpaired electrons in the d orbital, जिसकी वजह से इनके बीच में strong DD overlapping हो रही है, और जब strong DD overlapping हो रही है तो strong metallic bonds बन रहे हैं, और due to strong metallic bonds इनके melting और boiling points will be quite high. So they have very high melting and the boiling points. एक्सेप्ट जो लास्ट वाले हैं जिंक, कैडमियम, मर्करी, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, इनके बीच में डी ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो इनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे, तो डी ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा इनमें, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी में। और वी नो दैट मर्करी इज अ लिक्विड,
तो मर्करी लिक्विड क्यों है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ओवरलैप, मेटालिक बॉन्ड्स नहीं बन पा रहे हैं आपस में, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए मर्करी इज लिक्विड। नेक्स्ट इज आफ्टर मेल्टिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट्स वी हैव आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जीज इनकी जब आप सीरीज में मूव करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ट्रांजिशन सीरीज। इंक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो साइजेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। हालांकि हाफ ट्रांजिशन सीरीज के बाद साइजेस में उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं है जितना कि स्टार्टिंग में है, बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आफ्टर मिडवे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीज हो जाएंगी, इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा आफ्टर मिडवे। तो दो काउंटर जो इफेक्ट चले हैं वो पहले भी मैंने बताया था, एटॉमिक रेडियाई में डिस्कस किया, सिमिलर काउंटर इफेक्ट्स यहाँ पे भी होंगे, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी में आफ्टर मिडवे उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन सीरीज। But all in all we can say that कि as we move from left to right in a transition series there will be increase in the ionization energy. Increase क्यों आ रहा है? Because of the decrease in the atomic sizes as we move from left to right. और जब atomic size decrease करेगा तो effective nuclear charge on to the last electrons that will increase, leading to increase in the ionization energy. और with the help of ionization energies, एक बात और कि आप जब फर्स्ट सीरीज से सेकंड सीरीज में मूव कर रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है, बिकॉज नीचे जब जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज करेगी जैसे और ग्रुप्स में भी करती थी। लेकिन जब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे आओगे तो पहले मैंने एटॉमिक साइजेस डिस्कस किए थे कि ऑलमोस्ट कंपेरेबल एटॉमिक साइजेस हैं जब आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे आ रहे हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगी उन दोनों की, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। Thermodynamic stability of a compound on the basis of the ionization energy. जैसे वी हैव कंपाउंड K2PT प्लेटिनम का Cl6, in this platinum has +4 oxidation state. This compound is well known compound K2PtCl6, but इसका काउंटर पार्ट निकल वाला ऐसा कंपाउंड इज नॉट नोन। क्यों? बिकॉज कलेक्टिवली अगर 4 आयनाइजेशन एनर्जीज देखी जाए, फर्स्ट 4 IE1 + IE2 + IE3 + IE4 फॉर प्लेटिनम, उसकी वैल्यूज जो है मिला के they are small as compared to first 4 ionization energies in case of nickel. और जितना कम आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज होंगी उतना ज्यादा स्टेबल वो वाला, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल वो वाला कंपाउंड होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी एलिमेंट का, दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट डिपेंड्स अपॉन डेल्टा H टोटल, विच इज डेल्टा H sublimation प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकेला आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। आयनाइजेशन एनर्जी को छोड़ के डेल्टा H सब्लिमेशन पे और हाइड्रेशन एनर्जी पे, इन तीनों चीज़ों पे जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिक्स्ड है ये, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसमें देखिए कैसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। कि आपको गिवन है 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है, मान लीजिए एक है कॉपर
पॉजिटिव का कॉपर बनने की जो टेंडेंसी है दैट इज 0.52 वोल्ट्स, और कॉपर टू पॉजिटिव की कॉपर बनने की जो टेंडेंसी है दैट इज 0.34 वोल्ट्स। देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। कॉपर पॉजिटिव कॉपर कैसे बनेगा, अगर कॉपर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले इट विल जनरेट कॉपर, और कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर कैसे बनेगा, अगर कॉपर टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो कॉपर बन जाएगा। अब ये रिएक्शन शो करने की, रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, इस वाले की 0.52 वोल्ट्स। दैट में जल्दी से रिड्यूस कौन सा आयन हो जाएगा, कॉपर पॉजिटिव जो है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में, और कॉपर टू पॉजिटिव जो है उतना जल्दी रिड्यूस नहीं होगा कॉपर में जितना कि ये हो गया। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो अनस्टेबल होगा। लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट आयन। एक बार फिर से देखिए बिकॉज एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर गिवन, जैसे 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है आपको, कॉपर पॉजिटिव टू कॉपर, इट मींस कॉपर पॉजिटिव का कॉपर बनने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0.52 वोल्ट्स, और कॉपर टू पॉजिटिव की कॉपर बनने की टेंडेंसी, कॉपर टू पॉजिटिव की रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0.34 वोल्ट्स। किसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है, वैल्यूज गिवन है, 0.52 बड़ा है एज कंपेयर टू 0.34 वोल्ट्स, तो दैट मींस ये रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। दैट मींस कॉपर पॉजिटिव जल्दी रिड्यूस हो जाएगा इनटू कॉपर एज कंपेयर टू कॉपर टू पॉजिटिव। तो जो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा दैट विल बी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। तो इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो, व्हाट इज द इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस डाटा, inference, main inference from this data is that copper positive is unstable as compared to copper 2 positive, or we can say that copper 2 positive ion is more stable as compared to copper positive ion, or main crux from this is that lower the electrode potential, lower the electrode potential, more will be the stability of that ion. So these are the questions which can be asked in AIEEE from electrode potential data. ये क्वेश्चन जो है आपको AIEEE में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन में भी आ सकते हैं और इस पोर्शन में भी आ सकते हैं। एंड आफ्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और क्या रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने का, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखिए एक बार से, n-1 d 1 to 10 एंड ns1 to 10। इन दोनों शेल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं, n-1 शेल का जो d ऑर्बिटल है और nth शेल का जो s ऑर्बिटल है, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। दैट मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में इनके ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे, d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दे कैन ऑल्सो बी लॉस्ट, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, देयरफॉर दे विल हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये लूज कर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ns2 कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज n-1 d1, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d1 एंड ns2, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया +1, दोनों ये यूज हो गए +2, तीनों अगर लूज हो जाते हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ सकती हैं इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड्स बनेंगे दे आर आयनिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो कंपाउंड्स बन रहे हैं दे आर कोवलेंट। And maximum oxidation state that can be given by a transition element, this is very important question, कि maximum oxidation state that can be given by a transition element that is by osmium, और osmium जो maximum oxidation state show कर सकता है that is +8, compound corresponding to this is osmium tetroxide।
तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे ऑस्मियम की। ऑक्सीजन का आपको पता है -2, 4 ऑक्सीजन हो गए -8, इसको x मान लीजिए, x - 8 = 0, x = 8। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट shown by a transition element is +8, that is by osmium. And after this we have colored ions. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कम्प्लेक्सेस होते हैं, दे आर कलर्ड सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये कम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन। तो इसमें देखिए पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें हम टाइटेनियम का। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा इसमें, x मान लीजिए। ये न्यूट्रल लीगेंड है। लीगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे आयंस विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो H2 जो है दैट इज अ न्यूट्रल लीगेंड, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो x विल कॉरस्पॉन्ड टू +3। दैट मीन्स पहले टाइटेनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। टाइटेनियम का 22 होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 3d2 एंड 4s2। दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। 3 लूज करवाने हैं आपने बिकॉज टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है यहाँ पे। तो टाइटेनियम 3 विल बी आर्गन 3d1, 2 यहां से 1 यहां से, 3d1। अब होता क्या है कि टाइटेनियम के जो d ऑर्बिटल्स हैं वैसे वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजनरेट मींस उनकी ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जीज हैं, ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज हैं। लेकिन जब लीगेंड्स अप्रोच करेंगे, यहाँ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बन रहा है, 6 साइड से लीगेंड्स अप्रोच करेंगे। और ये जब ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बनता है, लीगेंड्स एक्चुअली एक्सिस के अलोंग सेंट्रल मेटल को अप्रोच करते हैं, x - x, y - y, z - z। दैट मीन जो ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स के लोब्स एग्जैक्टली एक्सिस के अलोंग हैं, उनके साथ इंटरेक्शन लीगेंड्स की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंटरेक्शंस विद द डी ऑर्बिटल जिनके लोब्स बीच में हैं एक्सिस के। तो कौन से ऐसे डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके लोब्स एग्जैक्टली एक्सिस पे होते हैं? 2 हैं ऐसे, dx² - y² एंड dz²। तो जिनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगी उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर डी ऑर्बिटल्स। तो ऐसे करके डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी। जब लीगेंड्स अप्रोच करेंगे तो 2 डी ऑर्बिटल जिनके लोब्स एग्जैक्टली एक्सिस के अलोंग हैं, dx² - y² एंड dz², इनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगी लीगेंड्स की, इसलिए ये ऊपर चले जाएंगे एनर्जी वाइज, और दूसरे 3 नीचे रह जाएंगे। और ये कौन से हैं? dxy, dyz एंड dzx। इनको बोलते हैं Eg ऑर्बिटल्स एंड दीज आर कॉल्ड T2g ऑर्बिटल्स। तो जब देखिए इस केस में टाइटेनियम के पास d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हुई है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, अब क्या होगा कि एनर्जी गैप है कम। जब यहां पे लाइट गिरेगी, व्हाइट लाइट इस इलेक्ट्रॉन पे जब व्हाइट लाइट गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप ओवर कर जाएगा, ऊपर जाएगा, बिकॉज एनर्जी गैप इज बहुत कम है एनर्जी गैप, और व्हाइट लाइट गिरने से भी ये एक्साइट हो सकता है। येलो पोर्शन व्हाइट लाइट का ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर येलो पोर्शन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो ब्लू और रेड पोर्शन को ये रिफ्लेक्ट करेगा, और ब्लू और रेड का मिक्सचर जो बनेगा दैट विल बी पर्पल। देयरफॉर दिस कंपाउंड हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 पॉजिटिव इज पर्पल इन कलर। और मेन रीजन इसका क्या था? ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, 2 सेट्स में ऑर्बिटल्स इनकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो गई है, और 2 ऑर्बिटल्स में 2 सेट्स में ये स्प्लिट अप हो गए हैं। ऊपर चले गए Eg, नीचे T2g। 1 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे है, ये एनर्जी गैप काफी कम है। और जब व्हाइट लाइट गिरेगी वहां से येलो पोर्शन को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा हायर Eg ऑर्बिटल्स में। और जब येलो पोर्शन को एब्जॉर्ब करेगा तो बाकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को रिफ्लेक्ट करेगा, एंड देयरफॉर इट विल अपीयर टू बी पर्पल।
सो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, दे आर कलर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट की फॉर्म में क्यों यूज़ किए जा सकते हैं, इसका मेन रीज़न है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं, बिकॉज इनमें इनकी जो जनरल कन्फिग्रेशन है दैट इज n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2। अब इनमें n-1 d ऑर्बिटल्स में और ns ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप बहुत कम है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और साथ में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, बोथ ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी यूज्ड, ये वाले भी और ये वाले भी, d ऑर्बिटल्स वाले भी, n-1 d ऑर्बिटल्स वाले भी और ns वाले भी इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों यूज किए जा सकते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड एज वेरी गुड कैटलिस्ट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो देखिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने के मेन रीजन तो मैंने बताया कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से देखिए क्या क्या होता है। एक तो है कि दे कैन, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे कैन एब्जॉर्ब एंड री एमिट very large range of energies. They can absorb and re-emit very large range of energies, and due to this they can be used as catalyst because ये activation energy को low down कर देंगे। Next जो reason है कि they can be used as catalyst because ये एक reactant के साथ combine होके एक intermediate compound form कर सकते हैं, और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होके डिजायर्ड प्रोडक्ट बना देगा। और ये पॉसिबल क्यों हो पाया, ये पॉसिबल इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की विच इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो दे कैन बी यूज्ड एज वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट, इनके पास काफ़ी वैलेंसीज हैं। इनके पास वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल जो हैं, दे आर एम्प्टी। तो इनके पास काफ़ी वैलेंसीज हैं और ये रिएक्टेंट्स को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर सकते हैं। और जब रिएक्टेंट्स जो हैं इनके ऊपर साइड्स पे, खाली साइड्स पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे, और एड्जॉर्ब होने के बाद रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। So transition elements can be used as very effective catalysts. Next is their magnetic properties. Their magnetic properties. So transition elements की magnetic properties में हम दो तरह से इनको स्टडी करेंगे। एक तो होते हैं पैरामैग्नेटिक और एक होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक जो हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं दे आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट इफेक्टिव जो है, दैट इज इक्वल टू n इंटू n+2 अंडर रूट इन बोहर मैग्नेटन्स। n इंटू n+2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटन्स में n क्या है यहाँ पे, n आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए आपने क्रोमियम 2 का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है मान लीजिए, तो पहले आप क्या करेंगे, क्रोमियम 2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकालेंगे। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्रोमियम की, तो क्रोमियम का सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो इट इज 24। क्रोमियम हैज 24 एटॉमिक नंबर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी दैट विल बी आर्गन 18 हो गया यहां तक। उसके बाद वी हैव 3d 5 एंड 4s1, एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन है। और क्रोमियम 2 की बात करें अगर, तो एक ये वाला लूज होगा और एक यहां से लूज होगा, तो वी हैव आर्गन 3d4 4s0
एक S से लूज हो गया, एक D से लूज हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे और चारों ये अनपेयर्ड हैं, बिकॉज 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल में, पहले 4 जो हैं अनपेयर्ड होंगे, 4 अनपेयर्ड हो गए तो यहां वैल्यू डाल दे 4 इंटू 4 प्लस 2 अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 24 बोहर मैग्नेटन्स में, दैट विल बी दी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr2 पॉजिटिव या Cr2. नेक्स्ट इज complex formation. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बना पाते हैं? बिकॉज इनके पास वैलेंस शेल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, वहां पे लिगेंड्स जो हैं, लिगेंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट इसलिए करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल. और इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, दे आर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस मेनली ड्यू टू कि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा होता है और साइज जो है बहुत छोटा होता है. So because of high nuclear charge and small size of the transition metal ions, they are capable of forming coordination complexes. But main reason क्या है coordination complexes बनाने का? Main reason है कि इनके valence shell में empty d orbitals are present, जहां पे ligands में से आके electrons लग जाएंगे और coordinate bonds बन जाएंगे और coordination complexes बन जाएंगे. So transition elements are capable of forming complexes and mainly coordination complexes. Next is interstitial compounds. coordination elements जो हैं ये वाले transition elements जो हैं they are capable of forming interstitial compounds. जो small non metals हैं जैसे बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये इंटरस्टिशियल साइट्स जो हैं क्रिस्टलाइन लैटिसेस की, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लैटिसेस हैं उनकी जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, जो खाली वॉइड्स हैं, वहां पे जाके बैठ जाएंगे और बॉन्ड्स भी बना देंगे. तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि स्मॉल नॉन मेटेलिक एटम सच एज बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके बैठ जाते हैं और बॉन्ड्स बना देते हैं, they are called interstitial compounds. Next is alloy formation. Alloy formation. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एलॉयज बिकॉज इनके साइजेस जो हैं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दे आर कंपेरेबल, एक जैसे साइजेस हैं. तो जब इनको मेल्ट करेंगे तो एक ट्रांजिशन मेटल जो है दूसरे ट्रांजिशन मेटल के लैटिस साइड पे इजीली जाके बैठ सकता है, वहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है बिकॉज साइजेस आर कंपेरेबल. और जब इसको सॉलिडिफाई करेंगे अगेन वी विल गेट एन एलॉय. एक मेटल के लेटिस साइड पे दूसरा मेटल बैठ जाएगा जाके, और इसलिए पॉसिबल है ये बिकॉज इनके साइजेस जो है कंपेरेबल हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस हैं इनके. सो दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग alloys also. Next is after these properties oxides. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. एसिडिक भी बनाते हैं, बेसिक भी बनते हैं और एम्फोटेरिक भी बनते हैं. जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ऑक्साइड्स होंगे दे विल बी बेसिक. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ऑक्साइड्स जो हैं दे आर बेसिक. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक. और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले ऑक्साइड जो हैं दे आर एम्फोटेरिक. they are also capable of forming halides. Transition elements are also capable of forming halides. और halides में फ्लोरीन के साथ सबसे जल्दी रिएक्शन होगा, सबसे फास्ट रिएक्शन जो होगा दैट विल बी विद फ्लोरीन. फ्लोराइड्स जो बनेंगे एंड फ्लोराइड्स जो हैं दे विल बी आयनिक. और जो आयनिक करेक्टर है वो डिक्रीज करता जाएगा जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन की साइड जाएंगे, क्लोरीन से ब्रोमीन की साइड जाएंगे, आयनिक करेक्टर ऑफ द हैलाइड्स विल डिक्रीज. एंड सबसे फास्ट रिएक्शन जो होगा दैट विल बी विद फ्लोरीन.
and after this we will come to certain important compounds of transition elements, और सबसे पहला जो important compound है that is potassium dichromate K2Cr2O7. पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन करनी है हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट की फ्रॉम क्रोमाइटोर FeCr2O4 से इसकी प्रेपरेशन करेंगे हम। कुछ रिएक्शंस हैं विच यू हैव टू रिमेंबर कि कैसे कैसे आप रिएक्ट करेंगे। क्रोमाइटोर को सबसे पहले हम NaOH से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखिए सबसे पहले प्रेपरेशन, तो दिस विल बी द प्रेपरेशन क्रोमाइटोर से FeCr2O4 प्लस NaOH plus oxygen. This will lead to formation of sodium chromate plus H2O. क्रोमाइटोर को हमने NaOH से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सबसे पहले देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, और सोडियम क्रोमेट को हम चेंज करेंगे इनटू पोटाशियम सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम क्रोमेट को सेकेंड रिएक्शन Na2Cr2O4, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, दैट विल बी with the help of H2SO4. This will get converted into sodium dichromate Na2Cr2O7 plus Na2SO4 plus H2O. Now last step जो है सोडियम डाइक्रोमेट को हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट में चेंज करना है by reacting this with KCl. लास्ट रिएक्शन जो है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 plus KCl giving you K2Cr2O7 plus NaCl. So this was the preparation of potassium dichromate. देखिए क्रोमाइटोर से FeCr2O4 NaOH plus O2 gave you sodium chromate Na2Cr4. Na2Cr4 को हमने रिएक्ट किया with H2SO4 to form Na2Cr2O7 sodium dichromate. Sodium dichromate को we reacted with KCl to form K2Cr2O7 potassium dichromate. Next we will come to the properties of potassium dichromate. तो जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे पहले ये सॉल्यूशन में जब एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है ये डाइक्रोमेट आयन जो है दैट एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम विद क्रोमेट आयन CrO4, और ऐसे एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम ये Cr2O72 नेगेटिव प्लस H2O। सॉल्यूशन में बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे बेसिक मीडियम होगा तो साइड शिफ्ट कर जाएगा, एसिडिक में साइड को शिफ्ट करेगा। It will lead to formation of 2CrO4 2 negative plus 2H positive. ये जो है ऑरेंज कलर्ड है Cr2O7 dichromate ion, and this chromate ion is yellow colored. तो ऐसे करके इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। बेसिक सॉल्यूशन में इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, एसिडिक सॉल्यूशन में इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट इज कि K2Cr2O7 is a very good oxidizing agent. एसिडिक मीडियम में देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 plus H2SO4 एसिडिक मीडियम में it will form K2SO4 plus Cr2SO43 plus H2O plus
nascent oxygens. So because of the formation of these oxygen atoms, nascent oxygen atoms, K2Cr2O7 in H2SO4 acidic medium में it is acting as an oxidizing agent. अब बात करें इसी में अगर ये रिएक्शन किया ही है तो साथ में हम इसका इक्वलेंट वेट की बात करें कि इक्वलेंट वेट कैसे निकालना है आपने K2Cr2O7 का, जो कि बेसिक कंसेप्ट में वैसे आपको बताया गया था कि n फैक्टर निकालना पड़ता है. इसका मॉलिक्यूलर मास जो है K2Cr2O7 का दैट इज 294. अब इसमें हमने n फैक्टर देखना है इसका. देखिए एसिडिक मीडियम में ऐसे रिएक्शन हो रहा है तो क्रोमियम जो है यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें इसका या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें K का +1 -2 ऑफ ऑक्सीजन इसका x मान लें तो इट विल बी 2 + 2x - 14 और it will be 2x it is equal to 0 as a whole. 2x - 12 is equal to 0. 2x is equal to 12. x is equal to 6. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 6 और वहां पे Cr2SO4 3 में इट इज +3. तो क्या चेंज आई देखिए, +6 से +3, 3 का चेंज है. यहाँ पे एक K2Cr2O7 में कितने Cr हैं? 2 Cr हैं. तो कितना टोटल चेंज हुआ 2 Crs के लिए? इट इज 6. चेंज इज बाय 6. So n factor will be 6. So what will be its equivalent weight? Molecular mass divided by 6. 294 divided by 6 will be its equivalent weight. So it is, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि it is acting as an oxidizing agent. और ऑक्सीडाइज देखिए कैसे करेगा ये. कुछ रिएक्शंस देखें जैसे Ki को ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखें. Ki प्लस H2SO4 एसिड है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 की बात कर रहे हैं. ऑक्सीजन फ्रॉम K2Cr2O7 क्या बन जाएगा? K2SO4 प्लस H2O प्लस I2. Ki का I2 बनना ऑक्सीडेशन है. क्यों? बिकॉज Ki में ऑक्सीडेशन नंबर I का क्या था? -1 और I2 में क्या है? 0. I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. किसने किया ये ऑक्सीडेशन? K2Cr2O7 ने, एसिडिफाइड K2Cr2O7 ने. नेक्स्ट इज जैसे H2S प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एसिडिफाइड K2Cr2O7, इट विल फॉर्म H2O प्लस S. H2S का S बनना इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. Next is FeSO4 ferrous sulfate plus H2SO4 plus oxygen. It is forming Fe2SO4 3. This is ferric oxide. Ferric oxide. Ferrous का ferric, that means oxidation. Ferrous से ferric sulfate बन गया. That is also oxidation. So this was its oxidizing nature. It helps in oxidation. After this property, very important test जो क्लोराइड्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए होता है, that is क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. देखिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है. इसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में K2Cr2O7 प्लस, मैंने कहा क्लोराइड की प्रेजेंस चेक करने के लिए होता है, जैसे KCl है प्लस H2SO4 will lead to formation of क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2. रेड वेपर्स बनेंगे इसके. CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के रेड वेपर्स बनेंगे. साथ में KHSO4, साथ में वी हैव वाटर. और जो रेड वेपर्स बने इसमें से अगर आप NaOH सॉल्यूशन NaOH में डालें इसको वेपर्स को, CrO2Cl2 प्लस NaOH,
then there will be formation of Na2CrO4, येलो सोल्यूशन बन जाएगी Na2CrO4 की प्लस NaCl प्लस H2O, और अल्टीमेटली ये जो येलो सोल्यूशन है Na2CrO4, इसको एज लेड एसीटेट में डालें PbCH3COO twice, then there will be formation of PbCrO4, yellow crystals of PbCrO4 plus CH3CONA. तो अगर येलो क्रिस्टल्स बने, ऐसा कुछ करने पे येलो क्रिस्टल्स बने, दैट मीन्स क्लोराइड प्रेजेंट है, सॉल्ट में क्लोराइड प्रेजेंट है. सो दिस वाज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. एक बार फिर से देखिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस KCl, क्लोराइड है इसमें, देखिए एसिडिफाइड K2Cr27 लिया, KCl का बन गया यहाँ पे, इसका बन गया CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, रेड वेपर्स बनेंगे इसके, प्लस KHSO4 प्लस वाटर. ये जो रेड वेपर्स है इनको पास करवाया इनटू NaOH सॉल्यूशन, इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ येलो सॉल्यूशन ऑफ Na2CrO4 प्लस NaCl प्लस H2O. तो येलो सॉल्यूशन जो है Na2CrO4 की, उसमें लेड एसीटेट डालने, तो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल्स ऑफ PbCrO4 प्लस CH3CONA. दिस वाज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. आफ्टर दिस टेस्ट वी हैव कि पोटाशियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करें तो क्या बनता है, K2Cr2O7, if it is heated, then there is formation of potassium chromate plus Cr2O3 plus oxygen. Cr2O3 बनेगा, मेन प्रोडक्ट आपको याद रखना है, K2Cr2O7 को हीट करने पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन. आफ्टर दिस एल्कली में डालें, अगर KOH के साथ रिएक्ट करें अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट को, then there is formation of K2Cr2O7, sorry K2CrO4 प्लस H2O. तो इक्विलिब्रियम की जो बात हो रही थी कि बेसिक Cr2O7 जो ये ऑरेंज कलर है, दैट विल चेंज इनटू CrO4 टू नेगेटिव, येलो सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज अगर एसिड डाल दें दोबारा से K2Cr4 प्लस H2SO4, इट विल, जो येलो सॉल्यूशन है दैट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन, दैट इज K2Cr2O7 प्लस K2SO4 प्लस H2O. देखिए बेस डालें अगर K2Cr27, दैट विल चेंज इनटू येलो सॉल्यूशन K2Cr4 पोटाशियम क्रोमेट में. पोटाशियम क्रोमेट में अगेन अगर एसिड डाल दें तो इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन K2Cr27 प्लस K2SO4 प्लस वाटर. एंड आफ्टर दिस रिएक्शंस कैसे होते हैं K2Cr27 के H2SO4 के साथ कोल्ड में और हीट कर दें तब. तो कोल्ड सॉल्यूशन में देखें अगर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कोल्ड H2SO4 के साथ रिएक्शन, then there is formation of CrO3 plus KHSO4 plus water. तो कोल्ड H2SO4 में रिएक्शन जो है K2Cr2O7 का, दैट इज CrO3 प्लस KHSO4 प्लस वाटर. और अगर हीट किया हो कि H2SO4 को हीट करें अगर, then there is formation of K2SO4 plus Cr2SO4 3 plus water
प्लस ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व। ऑक्सीजन इवॉल्व होगी अगर हीट करें H2SO4 के साथ K2Cr2O7 को। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, अगर आप H2O2 की सॉल्यूशन में से पास करवाएं K2Cr2O7 को, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डीप ब्लू सॉल्यूशन। H2O2 में से पास करवाएं अगर K2Cr2O7 को, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डीप ब्लू सॉल्यूशन। कैसे देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, K2Cr2O7 प्लस H2O2 एसिडिक है प्लस H पॉजिटिव, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CrO5 प्लस H2O। ये पेरोक्सो कंपाउंड है, CrO5 इज अ पेरोक्सो कंपाउंड, और CrO5 में Cr का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आपका जो AIEEE इज कंसर्न, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CrO5 में Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे लगा दें आप कि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 5 इंटू -2 -10 हो गया, इसका +10 होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम का कभी भी +10 नहीं हो सकता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैंने बताया था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी थी, ऑस्मियम की, +8 थी ऑस्मियम की, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए आपको, CrO5 का पेरोक्सो कंपाउंड बात कर रहा हूं मैं, देखिए ऐसे करके स्ट्रक्चर है इसका, 4 ऑक्सीजन हो गए पूरे और एक ऐसे करके डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अब देखिए इसका O2 नेगेटिव, ये दो जो ऑक्सीजन हैं ये पेरोक्सो कंपाउंड है, O2 का दोनों का मिला के 2 नेगेटिव, इसका दोनों का मिला के 2 नेगेटिव, -4, और इसका विल बी -2, so +6 should be the oxidation state in CrO5 of chromium, it will be +6. And lastly in this जो स्ट्रक्चर्स हैं डाइक्रोमेट आयन के और क्रोमेट आयन के, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, CrO4 2 नेगेटिव देख लें पहले, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ऐसे करके, 2 नेगेटिव, ईच क्रोमियम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स, और ऐसे डबल बॉन्ड होंगे दो जगह पे, दो जगह पे सिंगल ऑक्सीजन, और -1 चार्ज होगा उन पे। और जो डाइक्रोमेट है Cr2O7 2 नेगेटिव, that will be like this. This is dichromate, this is chromate. So this was regarding potassium dichromate.